Okay, good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. आवाज क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. क्या बात है, बड़े स्लो स्लो बोल रहे हो, थक जाते हो क्या लेक्चर लगा लगा के? ओके, असाइनमेंट्स मिल गई है सभी को? सबमिट भी कर ली थी मैम। समझ नहीं गई थी, वेरी गुड। ओके, एमएसटी से पहले आपने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज सारा कवर कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चैप्टर जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था थोड़ा ब्रीफ में, जब हम सैलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ रहे थे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है। ये एक्चुअल में ये सोसाइटी की वेलफेयर के लिए बनाई गई थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी नोबल फीचर्स माना गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल की हम बात करें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टेट पॉलिसी आर एनामोरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। फंडामेंटल राइट्स हमने कवर किए 14 टू 32 आर्टिकल तक। उसके बाद 36 टू 51 आर्टिकल्स कवर करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एनामोरेटेड इन पार्ट 4, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में कवर की गई है फ्रॉम आर्टिकल 36 से 51। पहले तो ये बात याद रखो, पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन borrowed this idea from the Irish Constitution of 1937, which had copied it from the Spanish Constitution. जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन की, उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो आइडिया थे कहाँ से बोरो किया? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने। ऑलरेडी मैंने बताया था, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की प्रोविज़न को उठाया है। ठीक है, ऑफ 1937 में, विच हैड कॉपीड इट फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। जिसे इरिश कॉन्स्टिट्यूशन का ये अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की प्रोविज़न नहीं है, इन्होंने भी आगे कॉपी किया है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। पर हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि जो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली है वो कहाँ से बोरो की है? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब दीज प्रिंसिपल एज अ नॉवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट्स contain the philosophy of the constitution and is the soul of the constitution। बी आर अम्बेडकर जी ने इनको एक नॉवल फीचर माना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नॉवल फीचर इन कहने का मतलब कि कुछ न्यू फीचर्स हैं इसमें। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल along with the fundamental rights contain the philosophy of the constitution। डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल के साथ साथ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी है और क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। Austin has described the directive principle and the fundamental rights as the conscience of the constitution। The Austin ग्रैनविले ने इसको क्या कहा है? सोल कहा है, कॉन्साइंस कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? पता चल गया कि 36 से लेकर 51 तक पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन में इनामोरेटेड है। ठीक है, जिसको हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। इसको नॉवल फीचर कहा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके साथ साथ इसको कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फीचर्स क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक्चुअल में क्या है, क्यों बनाए गए? सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, कि जहाँ पर लोगों को फंडामेंटल राइट्स अपने मिले हुए हैं वहाँ पर उनकी वेलफेयर के लिए भी कुछ
रूल्स रेगुलेशन या लॉज लेकर आया जाए, ठीक है, लॉज के थ्रू लोगों की वेलफेयर की जाए। फर्स्ट क्या है, द फ्रेज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो फ्रेज है, डिनोट्स द आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड while formulating policies and enacting laws. These are constitutional instruction or recommendation to the state in the legislative, executive and administrative matters. ठीक है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का फ्रेज है उसको डिनोट किया गया है आइडियल्स कि एक तरह के आइडियल्स हैं जो स्टेट को अपने माइंड में रखने चाहिए किसी भी पॉलिसीज को, किसी भी लॉ को इनेक्ट करते टाइम। ठीक है, कोई भी लॉ अगर या कोई पॉलिसी अगर स्टेट लेकर आ रही है तो उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को माइंड में रखते हुए बनाने चाहिए। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शंस भी है, को भी मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन भी हम इसको कह देंगे या रिकमेंडेशन कह देंगे स्टेट्स के लिए, चाहे वो लेजिस्लेटिव से डील कर रही है, चाहे एक्सिक्यूटिव कोई लॉ लेकर आ रही है या एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स कोई लॉ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टेट का मतलब कि किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट से नहीं है कि कोई बीजेपी आ गई या कांग्रेस आ गई तो वहाँ पर सरकार का काम बन जाता है, नहीं। इसके अलावा उसके साथ साथ जो एक्सिक्यूटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव्स हैं, ठीक है, उनका भी ये मैटर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव है, कोई आईएएस या कोई अफसर ऐसा बड़ा बैठा होता है जो अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों को संभाल रहा होता है, तो वो भी किसी तरह का लॉ या कोई रूल रेगुलेशन या पॉलिसीज को लेकर आता है तो उसे भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रख के लाना होगा। उसके उसके साथ साथ लेजिस्लेटिव का तो ये काम है ही है, ठीक है, इसके साथ एक्सिक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स का भी बन जाता है। तो यहाँ पर स्टेट को हम कंसीडर करेंगे, ना किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 36, द टर्म स्टेट इन द पार्ट 4 हैज द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3 डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स। जो हमने स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी थी फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, उस सेम मीनिंग है आर्टिकल 36 में जो अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि स्टेट को क्या कहा गया। स्टेट को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कहा गया, सरकार नहीं है वहाँ पर, उसके अंदर आ जाती है लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो जो डेफिनेशन फंडामेंटल राइट्स में स्टेट की बताई गई सेम मीनिंग है आर्टिकल 36 में। Therefore, it includes the legislative and executive organs of the central and state governments, all local authorities, and all other public authorities in the country. ठीक है, इस तरह जो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल की है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की है, इसके साथ साथ जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं और पब्लिक अथॉरिटीज़ है कंट्री में। ठीक है, लोकल अथॉरिटीज़ होगी जैसे हमारी 3 टियर गवर्नमेंट लोकल बॉडी हो गई, ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले हो गए। ठीक है, अदर पब्लिक अथॉरिटीज़ जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, ठीक है, उसके साथ साथ लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव है, तो ये सारे किसके अंडर आते हैं, स्टेट के। सेकंड क्या है फीचर, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनैमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इन अदर वर्ड्स of Dr. B.R. Ambedkar, the directive principles are like the instruments of instruction which were issued to the Governor General and to the Governor of the colonies of India by the British government under the Government of India Act of 1935। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल किससे मिलता जुलता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कब चलती थी, ये इसको इनैमोरेटेड किया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, ठीक है, उससे पहले मतलब कि जो संविधान चल रहा था उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसको इनैमोरेटेड किया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि जो अभी हम जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोल रहे हैं वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही है। ठीक है, विच वर इशूड, जो कि इशू किए जाते थे कब, गवर्नर जनरल जिसको इशू करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इनको मतलब कि गवर्नर जनरल नियुक्त करती थी इंडिया में, तो वो गवर्नर जनरल है जो क्या करते थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते थे कि लोगों के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए क्या चीज़ें सही है, कौन से लॉज लेके आए जाएं, कौन से नियम कानून बनाए जाएं। ठीक है, पर एक्चुअल में डिफरेंस कहाँ आ जाता है, अभी की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है
वो लोगों की एक सर्वे करने के बाद, मतलब कि लोगों से डिस्कस करने के बाद कि कैसी क्या चीज़ें उनकी सही है, क्या चीज़ उनको चाहिए, ठीक है, क्या चीज़ मतलब कि उनको लिवलीहुड के लिए क्या चाहिए, बेसिक नीड्स क्या है, ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रख के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई गई। बट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन में ऐसा होता था कि लोगों की राय नहीं किसी से ली जाती थी, जो मतलब जो ऑर्डर दे दिए गए कि हाँ लोगों के लिए सही है तो सही है, उसी को इम्प्लीमेंट कर दिया, उसी को लॉज बना दिया। What is called directive principle is merely another name for the instrument of instruction. The only difference is that they are instruction to the legislature and the executive. ठीक है, सिर्फ डिफरेंस यही था कि ये एक तरह की इंस्ट्रक्शन थी लेजिस्लेचर एंड एक्सिक्यूटिव को। गवर्नर जनरल किसको इंस्ट्रक्शन देता था? जो भी लेजिस्लेचर होती थी स्टेट की या एक्सिक्यूटिव होते थे, ठीक है, उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती थी, आगे वो क्या करते थे, फिर लॉज उसी के ऊपर कानून बनाए जाते, उसके उसी के ऊपर पॉलिसीज बनाई जाती थी। थर्ड फीचर क्या है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट. They aim at realizing the high ideals of justice, liberty, equality, and fraternity as outlined in the preamble of the Constitution. They embody the concept of a welfare state and not that of a police state, which existed during the colonial era. In brief, they seek to establish economic and social democracy in the country. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए। ठीक है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिवली किसको डिफाइन किया है गया है? लोगों की इकोनॉमिकली कंडीशन को, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम को, उनके फ्यूचर के लिए। They aim at realizing the high ideals of justice, liberty, equality and fraternity as the outlined in the preamble of the constitution. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है जिसपे जिसके मेन आइडियल्स क्या क्या हैं? जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी है। सेम एम किसका है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। दे एम्बॉडी द कंसेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, ओवरऑल हम बोल दे तो ये एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है, एंड नॉट दैट ऑफ अ पुलिस स्टेट। ठीक है, ना कि पुलिस स्टेट का। पुलिस स्टेट कहने का मतलब कि जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की जो बात की गई है उसमें क्या होता था? गवर्नर जनरल किसको इंस्ट्रक्शन देते थे? लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव को। ठीक है, उन्होंने सीधा कानून बनाए, पॉलिसीज बनाई और इम्प्लीमेंट कर दिए। कोई लोगों की राय नहीं पूछी गई, इसमें किसी से कुछ भी नहीं पूछा गया। ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे पुलिस स्टेट, जहाँ पर टोटल एक गवर्नमेंट का ही रूल आ जाता है कि जो उसने नियम कानून बना दिए वो लोगों को मानने ही पड़ेंगे। ठीक है, चाहे वो उनको वेलफेयर के लिए सही लग रहे हैं चाहे नहीं लग रहे हैं। ठीक, विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग, पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐसा नहीं है। ठीक है, वो एक अगर कहा गया वेलफेयर स्टेट है तो वो प्रॉपर लोगों की कॉन्सेंट के साथ ही बनाए जाएंगे। ठीक है, विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा, जो कि कॉलोनियल एरा में पुलिस स्टेट वाली जो बात है वो मतलब लाई करती थी। इन ब्रीफ दे सीक टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ठीक है, जिसका फोकस जो है क्या एस्टेब्लिश करना है? इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी कंट्री में। फोर्थ फीचर क्या है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, that is they are not legally enforceable by the courts for their violation. Therefore the government, central, state and local, cannot be compelled to implement them. Nevertheless, the constitution article 37 itself says that these principles are fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर में, मैंने पहले भी बताया था कि नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर में ये भी और फंडामेंटल ड्यूटीज भी। ठीक है, तो इनको कहीं भी कोर्ट में ये इन्फोर्सेबल नहीं है, इनको जाके इन्फोर्स नहीं किया जा सकता अगर कहीं पर किसी बात को लेकर इनका वायलेशन हो भी रहा है तो। इसी तरह जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल की हो, स्टेट की हो, लोकल हो, ठीक है, वो भी इसको कंपेल नहीं कर सकती इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेवरदलेस द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 37 में, ठीक है, जो इसके प्रिंसिपल है वो क्या है? वो फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री है, एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। ठीक है, तो ये स्टेट की ड्यूटी बनती है, स्टेट की ड्यूटी होगी कि इसको अप्लाइज करे, इसके प्रिंसिपल को अप्लाइज करे किसी भी लॉज या पॉलिसी बनाने के लिए। फिफ्थ फीचर क्या है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल
How non-justiciable in nature help the courts in examining the determining the constitutional validity of a law. The Supreme Court has ruled many a times that in a determining the constitutionality of any law, if a court finds that the law in question seeks to give effect to a directive principle, it may consider such law to be reasonable in relation to the Article 14, equality before law, or Article 19, six freedoms, and thus save such law from unconstitutionality. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, हालांकि ये नॉन जस्टिसेबल है नेचर में, बट कोर्ट में, ठीक है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड जो लॉ की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, ये क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हेल्पफुल होता है। अगर कहीं किसी का फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, आर्टिकल 19 हमारा सिक्स फ्रीडम्स ऑफ राइट्स है, ठीक है, जो हमें पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें इसको एंजॉय करने का पूरा राइट है। बट कहीं ना कहीं अगर ये हमारे राइट्स हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को भी वायलेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में आर्टिकल 14 या 19 क्या हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं तो होने दो, बट उसके ऊपर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को रखा जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जो इम्पोर्टेंस है वो फंडामेंटल राइट से भी कहीं ना कहीं ऊपर है, ठीक है। अगर किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते टाइम अगर ये आर्टिकल कहीं ना कहीं वायलेट हो रहे हैं, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जहाँ पर हमें सिक्स फ्रीडम्स के राइट मिले हुए हैं, ठीक है, और आर्टिकल 14 जहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की जाती है, अगर ये वायलेट हो भी रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते टाइम, जरूरी नहीं है कि हर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते टाइम होंगे, अगर कहीं ना कहीं अगर हो रहे हैं तो इनको क्या है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, उसको इम्प्लीमेंट किया ही जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट से भी ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, उससे ज़्यादा ऊपर रखे जाते हैं, ठीक है। जहाँ पर लोगों की वेलफेयर की बात आ जाती है वहाँ पर लोगों के थोड़े बहुत फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होंगे भी तो भी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? Directive principle. The Constitution does not contain any classification of directive principle. However, on the basis of their content and direction, they can be classified into three broad categories. अब जो Constitution है, ठीक है, does not contain any classification, कोई प्रॉपर कोई पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की कि कैसे कैसे इसको क्लासीफाई किया गया है। हालांकि जो मतलब कि इसको किस पे बेस्ड है, किस बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया, तीन ब्रॉड कैटेगरी है, वाइज सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। वैसे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की कोई क्लासिफिकेशन एज सच नहीं है, बट इसको किस पे बेस्ड है, ये तीन ब्रॉड कैटेगरी पे बेस्ड है। पहली है सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्टिक का मतलब जहाँ पर टोटल गवर्नमेंट रूल है, ठीक है, गवर्नमेंट रूल जहाँ पर गवर्नमेंट की प्रोमिनेंस ज़्यादा है, ठीक है, सरकार की प्रोमिनेंस ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पर सरकार के अंडर जो भी मेजोरिटी लेवल की जो भी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट के अंदर आती है, जैसे कोई रेलवे ले लो या बड़ी बड़ी अथॉरिटी जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी ले लो, रेलवे ले लो, ठीक है, बाकी जो भी और किसी चीज़ का काम है, रिसर्च का काम ले लो, सारे जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ठीक है, जहाँ पर टोटल गवर्नमेंट रूल, सोशलिस्टिक का मतलब टोटल गवर्नमेंट रूल, जहाँ पर सरकार ही कोई कानून ये सब कुछ इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है, वहाँ पर ऐसे ज़्यादा लोगों की राय नहीं ली जाएगी, तो वो जो है सोशलिस्टिक आइडियल्स हो गए। गांधीयन आइडियल्स, गांधीयन क्या है, गांधीयन पे क्या बेस्ड है? गांधीयन का मतलब है कि जो गांधी जी की आइडियोलॉजी है, क्योंकि गांधी जी ने पूरे इंडिया में, ठीक है, फ्रीडम के टाइम में घूम घूम के सर्वे किया, छोटे से छोटे लोगों के जो विचार हैं उनसे डिस्कस किए कि क्या इनकी डिमांड है, कैसे इनको रहने खाने की चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, जो उनकी लिवलीहुड की ज़रूरत है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी उस पर डिपेंड है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की किस तरह की स्टेट की वेलफेयर करनी चाहिए, जो गांधी जी के विचार है, ठीक है, तो उनको हम बोल देंगे गांधीयन।
एंड थर्ड आ जाता है, थर्ड केस आ जाता है लिबरल इंटेलेक्चुअल का। लिबरल इंटेलेक्चुअल वो लोग हैं, ठीक है, जिनको हम बोल देंगे बुद्धिजीवी, ठीक है, जाने माने लोग थे, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए, जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल हो गए, जो भी लिबरल इंटेलेक्चुअल थे, जो भी लीड कर रहे थे उस टाइम, ठीक है, किसी भी पार्टी को, तो हम उनको बोल देंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल। और उनकी जो आइडियोलॉजी थी उस पे बेस्ड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाए गए, ठीक है। तो इनको मेनली हम देखे जाए तो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इसकी क्लासिफिकेशन है। पहली आ जाती है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, जहाँ पर टोटल जो है गवर्नमेंट रूल चलता है, और गवर्नमेंट की क्या आइडियोलॉजी है, क्या उनकी थिंकिंग है, ठीक है। अब गवर्नमेंट में एक कोई पर्टिकुलर बंदा तो होता नहीं है, ठीक है। तो उस सिस्टम से जो उनकी सोशल जो उनकी आइडियोलॉजी है उस पे बेस्ड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसमें बनाए गए वो थे। फर्स्ट क्या है, दीज प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। दे ले डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट aim at a providing social and economic justice and set the path towards welfare state. They direct the state। फर्स्ट क्या है कि ये जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है, और जो इसका फ्रेमवर्क है, और फिर डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक स्टेट बनाना है, जिसका एम क्या है, सोशली और इकोनॉमिक जस्टिस दिलवाना लोगों को, ठीक है, एंड सेट द पाथ टूवर्ड्स, और उनके फ्यूचर के लिए, उनके फ्यूचर वेलफेयर के लिए आगे जो भी है उनको सोशली और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। मतलब कि ओवरऑल हम देखा जाए कि एक मेन, एक आदमी को, एक इंसान को जीने के लिए बेसिक जो भी उनकी चीजें होती है, ठीक है, उसको उसकी लिवलीहुड के लिए मेन जो है, ठीक है, कि उसकी सैलरी, स्टैंडर्ड सैलरी इतनी होनी चाहिए, उसके पास घर होना चाहिए, एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो कि उनकी फ्यूचर वेलफेयर को देखकर सेट की गई है। फर्स्ट क्या है, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर permitted by justice, social, economic and political, and to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखा गया कि जो जितने भी लोग हैं कंट्री में, ठीक है, उनका जो इनकम की इनइक्वालिटी है उसको खत्म किया जाए, स्टेटस है जिसका ऊंच नीच का, वो उन चीजों में इक्वालिटी लेकर आई जाए, ठीक है। और जो भी उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड, जो भी इनकी बेसिक नीड है, ये नहीं कि कोई अमीर आदमी अगर ज्यादा मेहनत कर रहा है उसके पास ज्यादा पैसे हैं तो उसको देके दूसरे इंसान को भी ज्यादा पैसे दिए जाएंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। बट तो उनको जो भी बेसिक नीड्स है, जो भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से उनको हेल्प करना चाहेगी एक इंसान को, ठीक है, कि तो उनको दूसरों के कंपैरिजन थोड़ा इक्वल रखा जाए, इक्वल स्टेटस हो। बाकी जो अलग से अपनी मेहनत करके कुछ कमाता है उसको इसके बीच में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है, पर गवर्नमेंट की तरफ से इसको इक्वल रखा जाए। तो उस चीज को प्रमोट करता है लोगों की वेलफेयर के लिए, ठीक है, बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर, बाय द जस्टिस, जस्टिस किसमें, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल में। सेकेंड है टू सिक्योर द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ अ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है, वही मैंने बात कही कि सभी सिटीजन्स की जो बेसिक लिवलीहुड है, उसकी जो कमाने की जो आजीविका है, ठीक है, उसको एक पर्याप्त होना चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए, एक तो ये राइट। सेकंड है द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, ठीक है, जो भी कॉमन गुड की ज़रूरत है, जो भी मटेरियल जो हमारे पास रिसोर्सेज है, सरकार के पास जो भी रिसोर्सेज है उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सारी कम्युनिटी में। थर्ड क्या है, प्रिवेंशन ऑफ अ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ अ प्रोडक्शन, ठीक है, प्रिवेंशन किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ अ प्रोडक्शन की। नेक्स्ट क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है, या मतलब कि जहाँ पर आदमी और औरत काम कर रहे हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो दोनों को उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से इक्वल पे मिलनी चाहिए, जितनी आप मैन को दे रहे हो उतनी ही वुमेन को मिलनी चाहिए, ठीक है। ये भी एक मतलब कि प्रोविजन रखी गई, हालांकि कई जगह पर ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट है द प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट द फोर्सेबल अब्यूज, ठीक है, रोक लगाना कि किसी भी वर्कर को या बच्चे को, ठीक है, फोर्सेबल आप फोर्स नहीं करोगे उसकी, अगर उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी हेल्थ नहीं है, तो उसको फोर्सफुली काम के लिए आपको फोर्स नहीं करना है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, लोग बच्चों के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट
क्रिएट करना और उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी उनकी हेल्थ के रिलेटेड या उनकी फ्यूचर के रिलेटेड, ठीक है। तो ओवरऑल चिल्ड्रन की डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी, तो ये सारी एक वेलफेयर प्लान्स हैं जो कि सोशलिस्टिक के अंडर आते हैं। ये कवर होते हैं आर्टिकल 39 में, ठीक है। या कहाँ कवर होते हैं? आर्टिकल 39 में। थर्ड पॉइंट क्या है? टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, आर्टिकल 39A, ठीक है। इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है। इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना उसके लिए प्रमोट करता है आर्टिकल 39A। फोर्थ क्या है? टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, ठीक है। जो भी ओल्ड एज हैं, जो भी बीमार लोग हैं या मतलब डिजेबल लोग हैं, ठीक है, या अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको एक इक्वली वर्क प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखी गई है लोगों के वेलफेयर के लिए कि जो इस कंडीशन के लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, आप देखोगे जो हज़ारों लाखों लोग अनएम्प्लॉयमेंट फिर रहे हैं, बट स्टिल गवर्नमेंट का सच कुछ नहीं है कि उनके वेलफेयर के लिए कुछ इस तरह की प्रोविज़न लेके आई जाए कि उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए, ठीक है। ओल्ड एज है, लोग जब ओल्ड एज हो जाती है उनको पेंशन वगैरह सरकार की तरफ से दी जाती है। डिसेबल लोग हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं अगर वो कोई नौकरी वगैरह करने जाते हैं वहाँ पर उनको थोड़ी रिजर्वेशन मिल जाती है। तो ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं वो किसके लिए बनाई गई है? वेलफेयर के लिए। तो इन चीज़ों को सिक्योर करना ये आता है अंडर आर्टिकल 41 के। इसी तरह फिफ्थ पॉइंट है टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। ह्यूमन की कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ मिलनी चाहिए, इसके लिए प्रोविज़न बनाई गई आर्टिकल 42 के लिए भी। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं उनको रिलीफ मिलनी चाहिए, ठीक है, आर्टिकल 42 के अंडर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू सिक्योर अ लिविंग वेज, a decent standard of life, and social and cultural opportunity for all workers. To secure a living wage, living wage और एक मिनिमम वेज होती है, एक लिविंग वेज होती है, ठीक है। मिनिमम वेज की जिसमें एक एक सैलरी वो मिल रही है कि जिसमें आपका खाना पीने पूरा हो पा रहा है, ठीक है। और खाना पीना हो गया, घर चलाना, नॉर्मल सी अपने अपनी ज़िंदगी को देखना, बस इतना, ठीक है। तो वो हो गई मिनिमम वेज वेज और लिविंग वेज वो हो जाती है कि आपकी इतनी सैलरी जिसमें आपकी लिवलीहुड चल सके, ठीक है, आपका घर का खाना पीना चल सके, आपके बच्चों की पढ़ाई चल सके, उनके आगे के लिए फ्यूचर के लिए आपके पास इतनी इनकम हो, तो वो हो जाता है लिविंग वेज। तो इस चीज़ को सिक्योर करना सरकार की तरफ से ये भी आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंडर कि एक स्टैंडर्ड लाइफ जो है वो इंसान, ठीक है, वो जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, वो जी सके, ठीक है। इस चीज़ को सिक्योर करना अंडर आर्टिकल 43। ऐसा मतलब कि हर किसी को अवेलेबल तो नहीं है, बट एक मिनिमम वेज और एक लिविंग वेज में दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। मिनिमम वेज में क्या होता है कि मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा लिविंग वेज में आ जाता है। टू टेक स्टेप, 7 पॉइंट क्या? टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टीशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। मतलब कि जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वहाँ के जो वर्कर हैं उनकी पार्टिसिपेशन को सिक्योर करना, ठीक है, उनकी पार्टिसिपेशन को उनको प्रमोट करने के लिए, तो उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए भी स्टेप्स लिए जाते हैं उनकी वेलफेयर के लिए। ये आता है अंडर आर्टिकल 43A के लिए, 43A में। लास्ट पॉइंट है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। न्यूट्रिशन को लेकर एक अवेयरनेस इंक्रीज करनी लोगों के बीच, ठीक है, उसने न्यूट्रिशन लेवल को रेज करना और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको अवेयरनेस लेके आनी, उनकी तरफ फोकस करना, ठीक है, लोगों की हेल्थ के लिए। तो ये आता है अंडर आर्टिकल 47। अब इसके भी जैसा सच ऐसे आ जाती है कि जैसे जो भी नारकोटिक ड्रग्स वगैरह हैं, ठीक है, जो भी अल्कोहलिक चीज़ें हैं उनको रोका जाए, ठीक है, लोगों की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि कई स्टेट में इन चीज़ों को बैन किया है और कई स्टेट में इन चीज़ों को बैन नहीं किया गया, जैसे कि यूपी बिहार वाली साइड आई थिंक अल्कोहल बैन है, टोटली बैन है, ठीक है। उस दूसरी साइड आप देखोगे पंजाब में ओपनली यहाँ पर सेल होती है। और हालांकि नारकोटिक्स को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज वगैरह बनाए हुए हैं,
बट कहीं ना कहीं जो अल्कोहल वाली चीज़ें हैं उनको लेके कई स्टेट तो स्ट्रिक्ट है, बट कई स्टेट इस चीज़ को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं है। तो इस चीज़ को लोगों की वेलफेयर के लिए इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना, इन चीज़ों के लेवल को रेज करना, ठीक है, लोगों के हेल्थ के लिए हेल्थ का ध्यान रखना, तो ये भी वेलफेयर में आ जाता है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। बाकी का हम कल कंटिन्यू करते हैं।